हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं दो ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर आपको कर्नल भी निकालना होगा और आइसोमॉर्फिज्म भी। तो पहले एग्जाम्पल में हमें सिर्फ आइसोमॉर्फिज्म निकालना है। तो क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कहता, शो दैट एक f नाम का फंक्शन, अब की बार फंक्शन का नाम t ना होकर f है, जो कि v3r से किस में डिफाइन है, v3r में, यानी दोनों तरफ सेम सेट है v3r और v3r। कहता कि एक f नाम का फंक्शन है जो v3r से v3r में डिफाइंड है और उसकी डेफिनेशन उसने दे रखी है कि जब भी आप f नाम के फंक्शन को v3r के किसी एलिमेंट पे लगाओगे, बच्चे v3r का मतलब जो एलिमेंट होगा वो 3 डायमेंशन होगा। तो v3r से किस टाइप का एलिमेंट है, a1, a2, a3। कहता जब भी इसके ऊपर f ऑपरेट करोगे, तो जब भी इस v3r के एलिमेंट के ऊपर f ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो उसने दे रखा है। कहता a1 को एज इट इज, f तो हट जाएगा, a2 भी एज इट इज, और बच्चे a3 यानी जो तीसरा एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई तुम किससे करोगे, स्मॉल a से। तो यानी कुल मिलाकर ये चीज हमें गिवन है, जहां पर उसने मेंशन किया ये जो a है बच्चे वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी a जो है वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 2 3 या -1 2 3 या 1/2 1/3 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू जीरो इज फिक्स्ड इन r। बच्चे जब भी किसी वर्ड में फिक्स लिखा आ जाए तो इसका मतलब आप उसके पैरों में कुछ नहीं लगा सकते, मतलब a के पैरों में 1 2 3 या ऊपर डैश वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, a को तो a ही रखना है। तो एक बार फिर से समझो, क्या कहता, जब भी तुम इस a1 a2 a3 के ऊपर f लगाओगे तो पहला एलिमेंट सेम, दूसरा सेम, और जो तीसरा एलिमेंट होगा उसको हर बार सिर्फ a से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर a की जगह तुम b c कुछ नहीं लिख सकते, वहां पर सिर्फ a ही लिखना है, क्योंकि a जो है वो एक तो अशून्य संख्या है, साथ में वो फिक्स एलिमेंट है। बस मेन बात फिक्स है बच्चे, फिक्स का मतलब a में चेंजेस नहीं कर सकते, यहाँ पर a1 a2 या b c कुछ नहीं लिख सकते, a ही लिखोगे, यानी तीसरे एलिमेंट का मल्टीप्लाई तो सिर्फ किससे होगा, a से ही होगा। तो क्या कहता, तो इस f फंक्शन को क्या प्रूव कर दो, आइसोमॉर्फिज्म। अब कल की वीडियो में आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी बच्चे, जब भी हमें किसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना हो तो उसमें तीन बातें प्रूव करनी है, उस f फंक्शन को 1 1, f फंक्शन को on2 और f फंक्शन को lt। जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी तो वहां पर फंक्शन का नाम f ना होकर t था, तो हमने t में तीन बातें प्रूव की थी। अब आज क्वेश्चन में f नाम है तो f के लिए कर देंगे। तो लिखने का तरीका, गिवन है f एक फंक्शन है v3r से v3r में, सच दैट फंक्शन हमें दे रखा है, लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 जहां पर अच्छे से मेंशन किया कि ये जो a है वो जीरो के बराबर भी नहीं है, जीरो के बराबर नहीं होने का मतलब कहीं अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हो उसको, प्लस फिक्स का मतलब कि इस a को a ही रहने देंगे, इसको हम a1 b या c ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। प्रूव क्या करना है हमें, f को आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, तीन बातें, फंक्शन को 1 1, फंक्शन को on2 और फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे अगर आज का एग्जांपल अच्छे से समझ गए तो इस चैप्टर के अंदर बस अब 4 या 5 थ्योरम पेंडिंग है, वो पांचों थ्योरम तुम्हें समझ में आ जाएगी अगर तुम्हें 1 1 और on2 प्रूव करना आ गया। बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे, उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट रहेगा 1 1 और on2 प्रूव करने के लिए। तो देखो डायग्राम, f नाम का फंक्शन v3r से v3r में है, तो पहले सेट का नाम v3r, दूसरे सेट का नाम भी v3r, और f नाम का फंक्शन v3r से किसमें है, v3r में। अब पहले वाला जो v3r है उससे जो एलिमेंट आ रहे हैं उसकी फॉर्म क्या है, a1 a2 a3। तो सपोज मैंने इससे दो एलिमेंट मांग लिए अल्फा और बीटा, दो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे मुझे पता है जब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा तो मुझे दो एलिमेंट चाहिए, तो मैंने डायग्राम में भी दो ही एलिमेंट शो किए हैं, तो बहुत सारे पर हमने समझने के लिए दो ही शो किए। तो मैंने इस पहले सेट से दो एलिमेंट मांग लिए अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा की शक्ल कैसी होगी, ये वाली बच्चे। तो अल्फा तो हो गया a1 a2 a3 और बीटा हो गया b1 b2 b3। अब हमें पता है
कि सेकंड सेट में जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है, एफ को इस अल्फा पर लगा दो वो इसका एलिमेंट बन जाएगा, तो एफ अल्फा। ऐसे एफ को बीटा पर लगा दो तो ये बन जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि जब भी आप इस एलिमेंट के ऊपर एफ लगाओगे, इस एलिमेंट के ऊपर एफ लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a1 a2 और तीसरा जो एलिमेंट होगा उसका a से मल्टीप्लाई। तो एक्चुअल में एफ अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चे, a1 a2 a3। ऐसे जब आप f को बीटा पर लगाओगे, बीटा पर लगाने का मतलब इसके ऊपर लगाओगे, तो जब तुम f को b1 b2 b3 पे लगाओगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, b1 b2 a b3। यहाँ पर a को b नहीं लिख सकते क्योंकि a तो फिक्स है, वो a ही रहेगा। तो बच्चे b1 b2 a b3। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे यही है। अब पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, f को क्या बच्चे 1 1, तो हेडिंग लगाई टू प्रूव, f को क्या प्रूव कर रहे हैं 1 1। बड़े आराम से सुनना बच्चे, 1 1 के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें हमेशा सेकंड सेट के किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेकर चलनी होगी। तो ये दो एलिमेंट है, मैं लेकर चलूंगा एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा और किसी तरीके से कर कराकर प्रूव करेंगे अल्फा इक्वल टू बीटा। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर ये दोनों इमेजेस इक्वल है यानी एक ही हैं तो इनके एलिमेंट भी फिर क्या होंगे एक, और अगर इनका एलिमेंट भी एक ही हो गया तो एक की एक इमेज मिल रही है, और अगर एक की एक इमेज मिले तो फंक्शन कैसा होता है 1 1। तो वापस सुन लो, 1 1 के लिए हमेशा तुम दो इमेजेस को इक्वल लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि वो एलिमेंट भी आपस में इक्वल है। यानी मैं एफ अल्फा बराबर एफ बीटा लेकर चलूंगा और प्रूव करूंगा कि अल्फा और बीटा भी आपस में क्या है इक्वल। अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब एक ही इमेज बन रही है इस एक एलिमेंट की, और अगर एक ही इमेज बन रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1। तो ध्यान से सुनना, 1 1 प्रूव करने के लिए हम लेकर चलते हैं, मानना दो इमेजेस आपस में इक्वल है और इमेजेस की शक्ल एफ अल्फा और एफ बीटा है। तो बच्चे एफ अल्फा बराबर एफ बीटा हम लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है वो भी इक्वल हो, यानी अल्फा बराबर बीटा प्रूव करना है। अगर आ गया तो दो इमेजेस अगर सेम है, सेम का मतलब एक ही है, तो वो दोनों एलिमेंट भी एक ही हैं, और अगर दोनों ही एक के गए तो एक की एक इमेज, तो फंक्शन क्या प्रूव हो गया 1 1। कंसेप्ट है प्रूव करने का, तो आप इसको बुला लो, तो हमें जो गिवन है वो चीज बुला ली, एफ अल्फा बराबर एफ बीटा, सारी वैल्यूज है हमारे पास। डायग्राम में देखो तो यहाँ पर लिखना भी चाहो तो दिखा देना अल्फा और बीटा क्या कुछ है बच्चे, तो चाहो तो यहाँ पर दिखा देना वेयर अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 a3। हालांकि डायग्राम में बहुत अच्छे से हमने शो कर दी है बात, b1 b2 b3। रखो बच्चे अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, तो एफ अल्फा की वैल्यू तो है a1 a2 a3। जब इनको 2 या 3 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें बात याद हो जाएंगी बच्चे। बीटा की वैल्यू b1 b2 b3। अब समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी तुम्हें, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, क्वेश्चन में गिवन है। तो समीकरण 1 का अगर मैं इसमें यूज करूं तो साइड में लिखा यूजिंग इक्वेशन 1, इसमें समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं। तो बच्चे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से f हटा दो और आंसर में a1 a2 a3, तो इसकी वैल्यू a1 a2 a3 इक्वल टू, और बच्चे इसमें भी समीकरण 1 का यूज करूं तो f b1 b2 b3 क्या लिखूंगा b1 b2 a b3। डायग्राम में भी तुम देख सकते हो। तो बच्चे इसकी वैल्यू b1 b2 और b3 का सिर्फ a से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a फिक्स है, a को चेंज नहीं कर सकते, उसको ना तो a1 a2 लिख सकते ना b c d ऐसा कुछ लिख सकते। अब बच्चे दो ब्रैकेट आपस में इक्वल है, तो पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल। तो इस लाइन से क्या आया a1 b1 के बराबर, पहला रिजल्ट, दूसरा दूसरे के इक्वल तो a2 बराबर b2, और ध्यान से अगर देखो तो तीसरा तीसरे के इक्वल तो a3 किसके बराबर ab3 के, a3 किसके बराबर ab3 के। अब बच्चे अलजेब्रा में काम कर रहे हो तो कैंसिल तभी कर सकते हो जब वो एलिमेंट नॉन जीरो, तुम्हें लिख रखा है a जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो साइड में लिखोगे क्योंकि a नॉट इक्वल टू जीरो, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। लेफ्ट क्यों कह रहा हूं
क्योंकि इधर भी ए लेफ्ट साइड में है और इधर भी ए लेफ्ट साइड में है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तुम फुल फॉर्म लिख लेना जब मैं वीडियो में बोल रहा हूं, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। और लेफ्ट कैंसिलेशन लो का मतलब लेफ्ट से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट, करके नहीं दिखाना, सिर्फ वो लिखना है और ये कैंसिल आउट हो गया। तो a3 बराबर क्या आ गया बच्चे, b3। हालांकि दिख रहा है a से a कट रहा है, पर उसके लिए वहां पर वो रीजन देना जरूरी है। तो बच्चे तुमने देखा a1 आ गया b1 के बराबर, a2 आ गया b2 के बराबर और a3 आ गया b3 के बराबर। तो सोचो बीटा हमारे पास b1 b2 b3 माना हुआ, अगर b1 a1 के बराबर ही है तो यहाँ पर b1 की जगह a1 रख दो, b2 किसके बराबर है, a2 के, और b3 किसके बराबर है, a3 के। और अगर यहाँ पर a1 a2 a3 रखते हो तो बच्चे अल्फा भी वही है, तो अल्फा और बीटा क्या आ गए, इक्वल। तो इन रिजल्ट से आप कह सकते हो सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और अगर ये लाइन बच्चे आ गई तो इसके बाद तुम्हें ये लिखना है सो अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा, और यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चे 1-1 के लिए कंसेप्ट को दिमाग में याद रखो कि आप दो इमेजेस को इक्वल लेकर चलोगे और अगर वो एलिमेंट भी इक्वल आ जाए तो इसका मतलब एक से ही रिलेशन बना रहा है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1। तो नीचे लिख दोगे सो f इज 1-1। हमेशा ही ऐसे प्रूव करेंगे, तो जब एक दो क्वेश्चंस में करेंगे तो हमें अच्छे से बात समझ आ जाएगी। हाँ जी बच्चे नोट कर लीजिए, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं, f को क्या, ऑन टू। ये तीनों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि f को हमें क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म। तो बच्चे मैं क्वेश्चन यहां से मिटा रहा हूं और सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं f को ऑन टू। तो देखिए बच्चे ऑन टू प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होता है और वो हर क्वेश्चन में आपके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो ऑन टू को हम प्रूव नहीं करेंगे, ऑन टू के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे और लिख देंगे कि फंक्शन ऑन टू है, और उसको लिखने का तरीका सीख लो क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में वही कंसेप्ट रखूंगा। तो सेकंड देखो टू प्रूव, तो सबसे इजी काम है बच्चे ऑन टू प्रूव करना। ऑन टू का मतलब तुम्हें मैंने बताया था, ऑन टू का मतलब होता है सेकंड सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो बच्चे टीचर जो चेक करने वाला होगा वो सिर्फ एक ही बात देखेगा, स्टेटमेंट तुमने तरीके से लिखा है या नहीं। तो स्टेटमेंट को लिखने का तरीका देख लो, जब भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना हो तो तुम अपने सेकंड सेट को पकड़ लो। फिर से सुन लो, ऑन टू के लिए कौन से सेट को पकड़ना है, सेकंड सेट को। सेकंड सेट में एलिमेंट की शक्ल एफ अल्फा टाइप की, तो क्या लिखोगे, बस वो एफ अल्फा बुला लो सेकंड सेट से। याद रखना ऑन टू के लिए सेकंड सेट से शुरू करना है बच्चे, एफ अल्फा और उसके आगे साइन, बस ये साइन लिखेगा वो, क्योंकि ऑन टू का तुम्हें मीनिंग मैंने लिखवा रखा है कि सेकंड सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कोई एलिमेंट खाली नहीं रहने का मतलब उसके सारे एलिमेंट का रिलेशन इनके किसी ना किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो सारे के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, फॉर ऑल। तो बस ये साइन इंपॉर्टेंट है, ऑन टू के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, फॉर ऑल सेकंड सेट में एलिमेंट की शक्ल एफ अल्फा जो एक्चुअल में इसके बराबर है, तो लिख दो a1 a2 a3, और ये वाला एलिमेंट किस सेट में बिलोंग कर रहा है, v3r। अब हो सकता है सेकंड क्वेश्चन में यहां पर कोई और नाम हो, तो आप f अल्फा बिलोंग्स टू दिस। तो बच्चे f अल्फा जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, v3r से। तो ऑन टू लिखने का तरीका, सेकंड सेट की इमेज का नाम लिखो जो कि किस सेट से लिया है, इस सेट से, और साइन आगे क्या लगा दो, फॉर ऑल, यानी मैं इस सेट के सभी एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो देन देयर एग्जिस्ट, देन तब ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान होना। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, बस ये लाइन एज इट इज लिखनी है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। बच्चे हम बात क्या लिख रहे हैं, इसके सभी एलिमेंट के लिए इस पहले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। और बच्चे इस सेट में एलिमेंट किस टाइप का है, अल्फा, जो कहां से ले रहे हैं, v3r से। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू v3r। अब ये वाला v3r तो सेकंड सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे लिख लेना कॉपी में जिससे याद रह जाए, और ये वाला v3r फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है ये दोनों नाम अलग अलग हो, तो यहां तो तुम ये वाला नाम लिखोगे और इस लाइन में तुम ये वाला सेट लिखोगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू v3r सच दैट में तुम लिखोगे जो मैपिंग डिफाइन क्वेश्चन में की होगी,
ये रही बच्चे, बस एज इट इज ये लिख दोगे, एफ A1 A2 A3 इज इक्वल टू A1 A2 A3, सो F इज ऑन टू। बस ये 4 लाइनें हर बार लिखेंगे और कह देंगे फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसके सभी एलिमेंट के लिए, सभी के लिए फॉर ऑल का साइन लगा दिया। पहले सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर F लगाने पर ये रिजल्ट मिलता होगा। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चे, ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है सेकंड सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और हमने शब्दों में भी यही लिखा है, सेकंड सेट के सारे एलिमेंटों के लिए पहले सेट में हर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इस तरीके की मैपिंग रखेगा और रिलेशन बनवाएगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। कर लो बच्चे लोग, अभी और क्वेश्चनों में लिखेंगे तो बात समझ आने लग जाएगी। ऑन टू के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें प्रूव करना आता ही है। तो देखो मैं मिटो रहा हूं इसको। अब डायग्राम की भी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो 1 1 ऑन टू के लिए डायग्राम अच्छे से बना होना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, टू प्रूव एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, तो वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, दैट इज टू प्रूव। अब की बार फंक्शन का नाम t ना होकर f है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे। अब गलती क्या होती है बच्चे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर a का यूज हो रखा है और हमारी प्रॉपर्टी होती है t a अल्फा प्लस b बीटा, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है a का यूज हो रखा है, तो फिर वो स्क्वायर बनाएगा। तो इस बुक में ये बातें ध्यान में रखनी है, जो चीज हमें गिवन है उसमें हमारे मेन वाले सिंबल अगर यूज हो रखे हैं तो आप अपने अक्षरों को चेंज कर दो। तो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, अब की बार एक तो t ना होकर फंक्शन का नाम f, यहां हम लिखते थे a अल्फा प्लस b बीटा, तो मैं a यूज ही नहीं करूंगा क्योंकि a का यूज हो रखा है, मैं p का यूज कर लेता हूं, p अल्फा प्लस q बीटा, यानी a और b की जगह मैंने क्या ले लिया, p और q। तुम्हें भी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम a और b ही ले लेते हो तो बाद में तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, वो स्क्वायर बनवा लेगा और फिर उनको सोल्व करने की समझ हमें नहीं आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे, लिख लिया करो ऐसी बातें। f p अल्फा प्लस q बीटा बराबर क्या प्रूव करना होता था, अगर ये a अल्फा प्लस b बीटा होता था तो ये p बाहर आ जाता था और f अल्फा के ऊपर लगता था। तो प्रूव करना है p f अल्फा प्लस q f बीटा, यही थी बच्चे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम अगर LHS और RHS इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगा। और उसके लिए करना क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पहले सेट से दो एलिमेंट मांगने हैं। पहले सेट का नाम V3R, दो एलिमेंट मांग लिए अल्फा और बीटा, तो बस फॉर ऑल अल्फा और बीटा V3R से मांगे, जहां पर अल्फा की शक्ल हमने लिख रखी है A1 A2 A3, और बीटा की शक्ल हमने लिख रखी है B1 B2 B3। मांग लिए दो एलिमेंट, फिर हम क्या करते थे, इतने इतने स्टेप की वैल्यू सोल्व करते थे ना। तो ये काम तो अच्छे से सिखाया हुआ है मेरा, P अल्फा प्लस Q बीटा, तो कुछ नया नहीं कर रहा, बस A और B की जगह P और Q नाम ले लिया। P एज इट इज, अल्फा की वैल्यू बच्चे A1 A2 A3, फिर Q एज इट इज, और बीटा की वैल्यू B1 B2 B3। ठीक है बच्चे, P का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर Q का कर दो, तो स्टेप बनेगा PA1 प्लस PA2 PA3 और प्लस Q का अंदर मल्टीप्लाई कर दो QB1 QB2 और QB3। फिर दो ब्रैकेट जुड़ते कैसे हैं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। तो बच्चे इसको बनाओगे PA1 प्लस QB1 कोमा PA2 प्लस QB2 कोमा PA3 प्लस QB3। तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। ये वैल्यू किसकी है, P अल्फा प्लस Q बीटा की। अब LHS को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर क्या ऑपरेट करना है, F, तो मैं दोनों तरफ F ऑपरेट कर रहा हूं। तो अप्लाइंग F ऑन बोथ साइड्स, तो F P अल्फा
प्लस क्यू बीटा इज इक्वल टू एफ, इसके ऊपर भी ऑपरेट कर दिया तो पूरा एलिमेंट एज इट इज P(a1) QB1 P(a2) QB2 P(a3) QB3। तो अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं तो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एफ ऑपरेट कर दिया, जैसे ही एफ ऑपरेट किया बच्चे तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज होगा। तुम्हें पता है इक्वेशन 1 का 2 बार यूज होगा जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर रहे हैं। तो पहला यूज तो वो है, तो रीजन लिखा यूजिंग इक्वेशन 1। कर दो बच्चे 1 का यूज। जब भी 3 डायमेंशन एलिमेंट के ऊपर एफ लगाओगे इस क्वेश्चन में तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये एलिमेंट एज इट इज, दूसरा एलिमेंट भी एज इट इज और तीसरे एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे इसमें इक्वेशन 1 यूज करूंगा तो पहला एलिमेंट एज इट इज f हट जाएगा, P(a1) पहला तो एज इट इज तो P(a1) प्लस QB1, दूसरा भी एज इट इज P(a2) प्लस QB2। अब बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इनमें कोमा लगा हुआ है तो तुम भी कोमा लगाओ ना बच्चे, कुछ बच्चे प्लस लगा देते हैं फिर बाद में सोल्व नहीं होता। और तीसरे एलिमेंट को तो a से ही मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए मैंने p और q नाम लिए थे बच्चे। तो तीसरे एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करना है, तीसरा ये है उसको a से मल्टीप्लाई करना है तो P(a3) प्लस QB3। तो समीकरण नंबर 1 का यूज करके पहला एलिमेंट एज इट इज, दूसरा एज इट इज और तीसरे एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये वैल्यू चल रही है बच्चे किसकी, f p अल्फा प्लस q बीटा। अब इसको सोल्व करने का तरीका बच्चे, पहले a का अंदर यहां पर मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट समझो बच्चे, पहला और पहला स्टेप मैं अलग कर रहा हूं तो देखना ध्यान से। पहला अलग करोगे तो P(a1) P(a2) और बच्चे a का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, P(a3) ब्रैकेट 1, फिर बीच में लगा हुआ है प्लस तो तुम लगा रहे हो प्लस। हालांकि तुम्हें ये भी बताया था मैंने, चाहिए इसको यहां तक ही सोल्व कर लो फिर RHS को बुला लो और इसको सोल्व कर दो, वो बराबर हो जाएंगे। पर यहां से इजीली बन पा रहा है इसलिए मैं बना रहा हूं। दूसरा और दूसरा इकट्ठा कर दो तो दूसरा क्या है बच्चे, QB1 कोमा इधर देखकर लगता है QB2 फिर कोमा और a का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो QB3। तो बच्चे पहला अलग कर दिया और दूसरा अलग कर दिया। अब तुम लोग देख पा रहे हो इस पूरे में से p कॉमन आ रहा है तो मैं करता हूं नेक्स्ट स्टेप। देखिए तो मैं LHS तो नहीं लिख रहा क्योंकि LHS तो आ चुकी है, तो LHS तो चली गई है, बस इक्वल टू RHS लेकर आनी है। तो यहां से देखो p कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा है, A1 A2 A3 सबसे इंपॉर्टेंट, p कॉमन आ गया A1 A2 A3 और दूसरे में से q कॉमन आ गया तो प्लस का q और अंदर बचा B1 B2 AB3। ध्यान से देख सकते हो AB3 q कॉमन आ गया। अब बच्चे A1 A2 A3 LT प्रूव करते वक्त समीकरण 1 का 2 बार यूज होता है तो मैं फिर से यूजिंग 1, तो रीजन में लिखा यूजिंग इक्वेशन 1 इज इक्वल टू p तो एज इट इज, और अब समीकरण 1 का उल्टा यूज कर दो बच्चे। A1 A2 A3 को तुम लिख सकते हो f A1, A2, A3, तो f A1, A2, A3 फिर प्लस का q और बच्चे इसमें भी समीकरण 1 का यूज कर दो। अगर B1, B2, AB3 है तो ये बनेगा f B1 B2 B3। तो बच्चे f B1 B2 B3। अब तुमने अल्फा बीटा की वैल्यू लिख रखी है बच्चे, A1 A2 A3 ब्रैकेट में क्या नाम है उसका, अल्फा, और B1 B2 B3 का नाम बीटा। तो बच्चे T तो एज इट इज, F इसका नाम तो है अल्फा प्लस Q एज इट इज और उसका नाम है बीटा। चेक करो इक्वल टू RHS आ चुका है, और अगर RHS आ चुका है तो आप क्या लिखोगे,
f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे इस क्वेश्चन में f को 1 1 on 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दिया, तो लास्ट में लाइन लिखोगे सो f इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये फंक्शन क्या प्रूव हो गया बच्चे? आइसोमॉर्फिज्म। और आगे अगर एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं V3R, यानी जो सेकंड सेट है ये आइसोमॉर्फिक इमेज है किसकी? पहले सेट की। तो आप और आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो सो V3R का मतलब सेकंड सेट से, इमेज हमेशा सेकंड सेट होता है, इज आइसोमॉर्फिक इमेज। ये एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूं जिससे आगे थ्योरम्स में दिक्कत ना आए। तो ये जो सेकंड है वो आइसोमॉर्फिक इमेज प्रूव हो गया, आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ पहला सेट। पहले सेट का नाम भी इस क्वेश्चन में क्या है? V3R। और बच्चे आइसोमॉर्फिज्म को डिनोट किससे करते हैं वो भी तुम्हें लिखवाया हुआ था कि पहला सेट ये वाला साइन और दूसरा सेट, ये आइसोमॉर्फिज्म का साइन होता है। तो अगर थ्योरम में ये साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब जो फंक्शन डिफाइन है यहां से यहां वो 1 1 on 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीनों प्रॉपर्टीज रखता है। तो बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। अब मेरी बात सुन लो बच्चे, वीडियोस बड़े भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और ऑफलाइन भी शुरू हो जाएंगी क्लासेस 10-15 या 20 दिन की बात और है। तब तक मेरा टारगेट भी यही है कि मैं वेक्टर स्पेस का काम सारा ऑनलाइन ही करवा दूंगा। रिवीजन बिल्कुल करवा दूंगा मैं ऑफलाइन इस बुक की फिर से, पर आप ऑनलाइन में इसके नोट्स प्रिपेयर करके रख लो क्योंकि ये बड़ी बुक है बच्चे। फिर वहां हमें ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब रिवीजन करेंगे, ठीक है। फीस बच्चे, फीस अभी तक सिर्फ बहुत कम बच्चों की आई है और कुछ बच्चों ने मुझसे 10 दिन मांगे थे, 12 दिन मांगे थे, तो मैंने उनकी बात मानकर वो भी उनको दे दिए। तो बच्चे अब कल या परसों तक आपकी मतलब इस वीक के अंदर अंदर आपकी फीस क्लियर हो जानी चाहिए, तभी हम कंटिन्यू उन बच्चों को रख पाएंगे। तो बच्चे फीस से आपकी आ जाए ऑनलाइन, आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, उसी नंबर पे आपको ये सब कुछ करना होगा। तो सेम ही नंबर है तीनों पे ही, तो आप लोग पेमेंट जरूर कीजिए बच्चे, उसके बाद ही हम आपको कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।